एप्लीकेशन आप सभी का कैरियरविल की एप्लीकेशन पर साइंस स्पेशल 24 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हम गुड इवनिंग बोल के नहीं स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास हम प्रभु श्री राम का नाम लेके हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, है ना। आपको पता होगा कि आज के दिन, आज यानी कि 22 जनवरी 2024 के दिन अयोध्या में एक बार फिर से रामलला को विराजमान किया गया है, उनकी उसी जगह पे जहां पर वो पहले बिल्कुल छोटे से एक टेंट के अंदर थे। उनको बढ़िया एक स्वाभिमान के साथ उनको बढ़िया तरीके से मंदिर में आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत सारी इस चीज की शुभकामनाएं। हम लोग वो पीढ़ी है जिस पीढ़ी ने ये चीज देखा है, हमारे बाद आने वाली पीढ़ी तो ये चीज देख भी नहीं पाएगी। तो हम इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब अपने आप को ना अच्छा फील करवाओ कि हम वो पीढ़ी है जिसने भगवान श्री राम जी को एक बार फिर से अयोध्या में, अयोध्या मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठित होते हुए हम लोगों ने देखा है अपनी आंखों से, राइट। तो सभी को जय श्री राम। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आप लोग सब लोग देखो बच्चों, मैं आपको बताऊं, वैसे ऐसा नहीं है कि आप किसी भी भगवान को मानो, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जिसको भी मान रहे हो, उससे मुझे कोई आपकी आस्था से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं पर्सनली, तो मुझे भगवान श्री राम के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपने भगवान श्री राम के जीवन की पूरी चीज, अगर आपने पूरी कहानी पढ़ी है, तो आपको पता लगेगा उनके जीवन में जो कठिनाइयां आती थी, ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन भगवान श्री राम के दिन में कठिनाई नहीं आई थी। और वो किस तरीके से, किस सरल स्वभाव के साथ और किस पॉजिटिविटी के साथ उस कठिनाई का सामना करते थे। तो पावर भी मिलती है भगवान श्री राम का नाम लेने से और भगवान श्री राम की कहानी सुनने से। तो आप सभी बच्चे लोग भी, आप लोगों को भी सीखना चाहिए भगवान श्री राम के जीवन से कि कितनी दुख दुविधाएं, कठिनाइयां थी, और फिर भी भगवान श्री राम ने सारी कठिनाइयों को एक पॉजिटिविटी के साथ पार कर दिया। आइए फिर अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। बच्चों, आपको पता है मेरी फ्राइडे क्लास नहीं हो पाई थी, मेरी आवाज चेंज हो रखी होगी, उसी को आपको पता लग गया होगा। मुझे फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इनफैक्ट अभी भी मुझे 102 डिग्री बुखार हो गया था। बहुत ठंड थी, आपको पता है, हवा चल रही थी, बहुत ज्यादा निकल गई हवा, और बहुत ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ था। और कोल्ड तो इतना ज्यादा था कि मैंने स्टीम ले लेके और नेजल वो आता ना वैक्यूम, वो डाल डाल के मैंने अब जाके जुकाम अपना ठीक किया। अभी भी जुकाम ठीक नहीं है। तो लेकिन इसलिए आपकी मेरी फ्राइडे, लास्ट वीक में फ्राइडे क्लास में नहीं ले पाई थी, है ना। तो थोड़ा सा मेरी प्रॉब्लम चल रही थी। अब हम पढ़ेंगे, इस पूरा वीक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बायो को इस पूरा वीक होल्ड कर देंगे, बिकॉज पीरियोडिक टेबल खत्म कर लेते, 10-15 क्लास लगेंगी पढ़ने में इसको। तो पूरा वीक इस बार केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोलॉजी होगा तो वीकेंड वगैरह में पढ़ेंगे, राइट। तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, वरना आपको देखो पूरी ठंड में एक बार तो बीमार होता ही है इंसान। अब मेरी आदत ये है कि मैं मेडिसिन नहीं खाती हूँ जुकाम बुखार में, मैं बस अपने आप ही घरेलू नुस्खों से ठीक कर लेती हूँ। तो वो थोड़ा सा टाइम लग गया है बॉडी में हील करने में। आइए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट चल रहा है, खत्म हो जाएगा। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, थोड़ा सा 5 मिनट में रिवाइज करते हैं, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो आज की क्लास आपको समझ में नहीं आने वाली है। इसलिए प्लीज बच्चों थोड़ा सा लास्ट क्लास का अपन रिवीजन करते हैं। उसके बाद अपना आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आधे घंटे के अंदर। फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना, कौन सा? पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी। आपको याद है मैंने कहा था एक होता है 2D मॉडल, एक होता है 3D मॉडल। 2D मॉडल में हम KLMN बोलते हैं, है ना। और 3D मॉडल में हम इनको क्या बोल देते हैं? मैंने आपको पढ़ाया था कि 2D मॉडल में इनको हम शेल या ऑर्बिट कहते हैं, कक्ष या कक्ष या कक्षाएं कहते हैं, याद है ना। और 3D मॉडल में हम इनको क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि जो K वाला होता है उसके अंदर एक ही सब शेल या सब ऑर्बिट है जिसका नाम S होता है। L में 2 होते हैं, S और P 2 होते हैं। M में 3 होते हैं, S P D, याद होगा आपको। और N में 4 होते हैं, S P D F। ये बात पढ़ा चुकी थी ना। फिर मैंने कहा था कि K कितने नंबर की शेल है? 1 नंबर की, L 2 नंबर की, M 3 नंबर की, N 4 नंबर की। अब अगर आप इन दोनों में रिलेशन निकालोगे 2D और 3D मॉडल में, है ना, 2D और 3D मॉडल में कैसे आप बताओगे? अगर रिलेशन निकालोगे तो K इज इक्वल टू 1S, है ना, ऐसे ही हो जाएगा ना। और L इज इक्वल टू
आप बताओगे 2s 2p। यस, बस 5 मिनट में रिवीजन करते हैं फिर आगे के चलते हैं, क्योंकि रिवीजन करे बिना 3-4 दिन हो गए ना, समझ में नहीं आएगा। m में क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 3s 3p 3d, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो n है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4s 4p 4d 4f। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, उसके बाद मैंने कहा था कि ये जो k, ये k शेल हो गया, ये l शेल हो गया, ये m शेल हो गया और ये n शेल हो गया। इनमें हम जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं, मैंने नहीं कहा, ये ऑफबाउ जी ने कहा था, याद है ना। मैंने कहा था कि ऑफबाउ प्रिंसिपल केमिस्ट्री में, अरे बाबा, ऑफबाउ प्रिंसिपल केमिस्ट्री में क्या कहता है, ऑफबाउ का सिद्धांत क्या कहता है। ऑफबाउ जी ने कहा था, क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे हम, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी शेल में या उसी सब शेल में या उसी सब ऑर्बिट में या उसी ऑर्बिट में जाएगा जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम उसमें उस सेल में भरते हैं जिसका एनर्जी का स्तर सबसे कम होता है, ऊर्जा का स्तर सबसे कम होता है, और एनर्जी का लेवल सबसे कम किस में होता है, के में, फिर एल में, फिर एम में, फिर एन में। एनर्जी का इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इसका मतलब हम जब 2D मॉडल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो सबसे पहले K में भरेंगे, 3D में भरेंगे तो हम किस में, 1s में भरेंगे। ये बात पढ़ाई थी मैंने। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, मैंने कहा था 1s, उसके बाद आप L में भरोगे तो L इज इक्वल टू 2s 2p, उसके बाद M में भरोगे, है ना, और M क्या होता है, 3s 3p 3d, पहले मैंने ये पढ़ाया था ना आपको। और फिर 4s 4p 4d 4f। लेकिन ऑफबाउ जी ने कहा था कि ये जो 3d होता है ना, इसका एनर्जी लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है किससे, 4s से, यानी कि इसका थोड़ा ज्यादा है, इसका थोड़ा कम है, तो इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हो, है ना, तो आप कैसे बनाओगे, तो आप इस तरीके से बनाओगे, 1s फिर 2s में भरोगे, आज भरना सिखाऊंगी मैं आपको, फिर 2p में भरोगे, फिर 3s में भरोगे, फिर 3p में भरोगे, अब 4s लिखोगे आप पहले। अगर आपने 3d में भर दिया गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर 3d में भरोगे, फिर 4p में भरोगे, फिर 4d में भरोगे, फिर 4f में भरोगे। तो ये ऑफबाउ प्रिंसिपल कहता है, मैं नहीं कहती हूं, राइट। ये ऑफबाउ जी ने कहा था। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का ये सही तरीका है। और हमें पीरियोडिक टेबल में जो 30 तक के एलिमेंट होते हैं, 30 पे आता है जिंक, जिंक तक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, क्योंकि रेलवे हो गया, एनडीएस सीडीएस, इनमें आ जाता है क्वेश्चन। हमें कहां तक, तो हमें 30 तक, सिर्फ 30 तक हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ गई मेरी बात। तो 30 तक आज हम आपको सारे याद करवाने, लिखने सिखा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। हो गई बात, खत्म हो गई। चलो, ये ऑफबाउ प्रिंसिपल कहता है। अब बात करेंगे हम दूसरा प्रिंसिपल। ऑफबाउ जी के बाद कौन आता है, ऑफबाउ के बाद आए थे पाउली नाम के साइंटिस्ट, सुना होगा ना, पढ़ा होगा ना 11th क्लास में। तो दूसरा लिखो, दूसरा प्रिंसिपल पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, हिंदी में बोलते हैं पाउली अपवर्जन सिद्धांत, और इंग्लिश में बोलते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो लिख लीजिए पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हिंदी में सेम नाम है। इन्होंने क्या कहा था, कभी कभी ना स्टेटमेंट पूछ लेता है एग्जाम में कि पाउली ने क्या कहा, ऑफबाउ ने क्या कहा, ऐसे आ जाता है। हिंदी में सेम नाम है, हिंदी में लिख दो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, पाउली अपवर्जन सिद्धांत। पाउली जी ने क्या कहा था, इन्होंने एक लाइन बोली थी, क्या लाइन बोली थी पाउली जी ने, उसको सुनो ध्यान से। पाउली जी ने कहा कि जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 3D मॉडल की बात करेंगे, अब 2D मॉडल की तो बात हो ही नहीं रही, 3D मॉडल की बात करेंगे। इसका मतलब हम किसकी बात करेंगे, इसका मतलब हम S P T F की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम, S P D F की बात करेंगे। तो पाउली जी ने कहा
कि जब आप इन सब ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन भरते हो, ऐसे सब ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन भरते हो, तो एक सब ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया कि एस में तो एक ही, देखो K इज इक्वल टू एस, और एस में तो एक ही बॉक्स होता है ऐसे। L इज इक्वल टू एस एंड पी, तो 2 बॉक्स हो गए एस एंड पी। M इज इक्वल टू एस पी डी, तो 3 हो गए, यहां पे 4 आ गए एस पी डी एफ। तो पाउली एक्सक्लूजन कंक्लूजन क्या कहता है? पाउली ने कहा कि भैया जब आप इन सब ऑर्बिट्स में, सब ऑर्बिट्स यानी उप कक्षाओं का नाम लेते हैं, तो हम 3D मॉडल की बात करते हैं, तो 3D मॉडल में जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो, तो जो एक सब ऑर्बिट होता है ना, ऐसे एक बॉक्स होता है, उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। और इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे क्लॉकवाइज, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि मैम एक सब ऑर्बिट में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका घुमाव, इनका रिवॉल्यूशन हमेशा क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में होता है। एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है। ये तो आपको पता ही है, हालांकि एग्जाम में, ये एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। एसएससी ने पूछा था कि भैया जब आप एक ही ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हो, तो उनका जो चक्रण होता है, उनका जो घुमाव होता है, वो घुमाव कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, है ना, या एक जैसा होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा? ऐसे आपसे कभी भी पूछ सकता है, कैसे भी क्वेश्चन। तो एक दूसरे के एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ में आ गई मेरी ये बात? तो पाउली ने क्या कहा? एक तो हम इन सब ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो बच्चा एक सब ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब आपसे कोई पूछ ले एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, आप कहोगे 2। क्यों? क्योंकि एस में एक ही बॉक्स है। पी में कितने आएंगे? पी में 3 बॉक्स होते हैं बच्चा, ऐसे 1 2 3। क्यों होते हैं? पीछे पीछे वाली स्लाइड से समझ में आ गया होगा। तो 3 है तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 2, तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम? जहां जहां पी आएगा वहां 6 इलेक्ट्रॉन भरोगे, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते ना आप। तो पी में कितने हो गए मैक्सिमम? 6 इलेक्ट्रॉन। डी में ये कितने होते हैं सब ऑर्बिट्स? डी में आप बताओगे बच्चा, आपके देखो, आप बोलोगे मैम ये कहां से आ रहे हैं, तो यहां से आ रहे हैं, ये देखो ना बच्चा, एस और ये देखो K इज इक्वल टू, इस तरीके से देखो K इज इक्वल टू 1s, तो एक ही s है, एक s में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। ठीक है, अब L इज इक्वल टू 2s 2p। अब मैं आपको ये बता रही हूं कि s में एक ही ऐसे बॉक्स है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 है तो एक में 2 है तो 6 इलेक्ट्रॉन। d में कितने आप बताओगे? 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। ये लो एक 5 और बनाओ, 5वां एक लाइन और कर दो ऐसे। तो डी में अगर 5 है तो आप पहले एक एक ऐसे इलेक्ट्रॉन भर दोगे, फिर एक एक और भर दिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 5 दूनी 10। तो डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। तो जहां पर भी एस होगा उसमें आप 2 ही इलेक्ट्रॉन भर पाओगे। जैसे आप देखो यहाँ पे ये एस है तो यहाँ पे 2 ही आएंगे, यहाँ पर भी 2 ही आएंगे, यहाँ पर भी 2 ही आएंगे, यहाँ पर भी 2 ही आएंगे, है ना। जहां जहां एस होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप मैक्सिमम। अब पी में कितने भर सकते हो? 6। तो 6 6 यहाँ पे फिर आपका पी आ जाएगा तो उसमें 6 हो जाएगा, 4s 4p, ये रहा 6, है ना। तो यहाँ पे आप बता दोगे पी में 3 बॉक्स होते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 है तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो अगर जहां जहां भी डी आएगा, ये रहा डी, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 10 भर सकते हो। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 10 भर सकते हो। ठीक है, एफ में कितने होते हैं मैम? ये बॉक्स कहाँ चला गया स्लाइड, ये रहा। एफ में कितने होते हैं? एफ में होते हैं ये 7 बॉक्सेस, 7 बना दो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 भर दो। 7 में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे भरते हैं, इलेक्ट्रॉन भरने का यही तरीका होता है। फिर दूसरा ऐसे ऐसे, ये लो। तो बताओ मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि बॉक्स कितने
7, तो 7 का डबल 14 हो गए। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये केमिस्ट्री में पाउली ने बताया था बच्चा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि S जहां जहां होगा वहां पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P जहां जहां होगा वहां पे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो सकती है, D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10, F में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 14। अब आप ऐसे चुटकियों में बना दोगे। चलो अब मैं एक दो एग्जाम्पल मैं बताती हूं, ठीक है, और फिर आप बताना आगे। ओके बच्चा, समझ में आ रहा है? मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक दो एग्जाम्पल मैं बताऊंगी, अब 2D भी लिख के दिखाना है आपको, 3D भी लिख के दिखाना है। चलो एक एग्जाम्पल मैं स्टार्ट करती हूँ, बहुत ही आसान सा स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले नियोन। अब एटॉमिक नंबर नियोन का कहा था ना मुझे, मैंने कि याद करना है। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। अब नियोन पे कोई चार्ज नहीं है, मैंने लिखा ऐसे नियोन 10, इसका मतलब कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो नियोन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? नियोन में इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे 10 है। अब मैंने आपसे कहा मुझे नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ, तो आप कैसे लिखोगे? आपको 10 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2D मॉडल भी बनाओ और 3D मॉडल भी बनाओ। कैसे करोगे डिस्ट्रीब्यूट? पहले 3D बना लो, 2D तो ऐसे बन जाएगा। देखो कैसे, आप 3D मॉडल में कैसे, 3D मॉडल में इसको आप यहां से हटा भी दो, आप सीधा लिख लो, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे करोगे? मैम ने पढ़ाया था, पिछली स्लाइड पे चलो। कैसे? 1s2, 2s2, 2p, 2p, फिर 3s, फिर 3p में, फिर 4s में। अब कितने इलेक्ट्रॉन बांटने? आपको तो सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन बांटने ना, तो ये लो बच्चा बांट दो। 1s2, फिर 2s2, 2 2 4 हो गए। अब 2p आएगा, p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 6, लेकिन बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 4 तो हो गए ना, 4 हो गए, और बचे भी कितने हैं? 6, 10 इलेक्ट्रॉन को तो बांटना था, तो 2p6। अब बताओ 1s किसके बराबर होता है? थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, 1s इज इक्वल टू k, 2s 2p इज इक्वल टू l। तो इसका मतलब इसके k में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और l में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। ये लो, ये इसका 2D है, ये इसका 3D मॉडल है। ये लो बच्चा, ऐसे बनता है। कितना आसान है, कितना आसान है, ठीक है। अब आप मुझे फटाक से लिख के दिखा दो एल्यूमिनियम का। कम ऑन, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। 13 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2D 3D दोनों लिख के दिखा दो फटाक से। फिर थोड़ा टफ वाले बात भी करेंगे। जिंक तक आने चाहिए, 30 तक के आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए लिखना। 30 से ज्यादा, 30 से नहीं अधिक नहीं आ रहा, छोड़ दो, कोई बात, एग्जाम में नहीं आता है। अभी बताएंगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ो, अभी जो पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे ना, वो इसके बिना स्टार्ट ही, आपको कुछ आएगा ही नहीं समझ में। हाँ जी, फटाक से लिख के दिखाओ एल्यूमिनियम का। कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे? टेक्निकल टीम एक बार प्लीज चेक करो। हाँ, 13 इलेक्ट्रॉन को बांटना है, कैसे लिखोगे? 1s2, 2s2, 2p6 हो गया। अब क्या जाएगा? 3s2। अब काउंट कर लो कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 2 4 6 10 हो गए, 2 12। अब 3p में आ सकते हैं 6, बचा कितना है भाई? आ तो 6 सकते हैं, बचा कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1s किसके बराबर होता है? k के बराबर। 2s 2p किसके बराबर होता है? l के बराबर। 3 वाला m के बराबर। तो बताओ जरा, k में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 2, l में 8 और m में 3। ये लो, ये इसका KLM बन गया। कितना आसान है। रंजन क्या समझ में नहीं आ रहा है? अगर रंजन आपने पिछली 4 क्लास नहीं पढ़ी है ना इस चैप्टर की, मैं सामने से बोल रही हूँ नहीं समझ में आएगा। क्या समझ में नहीं आ रहा है? रंजन पिछली क्लासेस करी है बेटा, या आज ही बैच ज्वाइन करा है? पिछली क्लासेस करी है, कुछ समझ में आया पिछली क्लास करने का? अगर पिछली 2 क्लास नहीं समझ में नहीं आई है ना बेटा, उसको पढ़ो पहले जाके, क्योंकि उसमें मैंने KLMN SPDF सब समझाया है। आशुतोष बेटा जय श्री राम।
हाँ जी, हो गया। नेक्स्ट दूं अगला, नेक्स्ट दूं अगला। चलें आगे। चलो अब आप मुझे लिख के दिखाओ कैल्शियम का। पीछे का क्लास कर लिया, फिर समझ में नहीं आ रहा, मैं नहीं मान सकती ये चीज, फिर आपका ध्यान ही नहीं है क्लास में पढ़ने का। इतने सारे बच्चे देखो कैसे रिप्लाई कर रहे हैं फटाक फटाक। चलो नेक्स्ट कैल्शियम का लिख के दिखाओ। कैल्शियम 20 नंबर पे आता है, फटाक से लिख के दिखाओ। 2D 3D दोनों लिख के दिखाओ। हाँ जी सोनू, और किसका लेवल पढ़ रहे हो आप? और किसका लेवल पढ़ रहे हो? चलो कैल्शियम का लिख के बताइए बच्चा जल्दी से। हिंदी इंग्लिश दोनों में है बच्चा ऋषभ। प्रिया बता चुकी है, प्रिया ने एकदम सही लिखा है। पंकज ने सही लिखा है। राहुल जी गलत लिखा है। राहुल जी फिर से एक बार लिखो। पेन कॉपी लिए भी ना नहीं समझ में आएगा, ऐसे मोबाइल खोल के बैठे होंगे कहीं पे गार्डन में तो नहीं समझ में आने वाली चीज। हाँ कैसे लिखोगे? 20 इलेक्ट्रॉन को बांटना है, बांट दो ना। 1s2 2s2 2p6 3s2। अब साथ में काउंटिंग भी करते रहे ना, ठीक है। 2 2 4 6 10, तो 12 हो गए। 12। अब 3p में कितने जाएंगे? 6, अधिकतम 6 ही जा सकते हैं। 12 और 6 18। तो अब बच्चा, अब 3d मत कर देना, याद है ना ये चीज? ये किसने बोला था? मैम ने नहीं बोला, ये आपके किसने बोला था? ये आपके ऑफबाउ ने कहा था। देखो आपने यहां तक तो लिख लिया होगा, मुझे पता है कैल्शियम का। अब कुछ बच्चों ने 3D लिख दिया होगा, 3D तो गलत हो जाएगा ना। अब 4s में जाएगा, 4s में, 4s में जाएगा, ठीक है। 3D में बाद में 4s भरो। अब 4s2। राहुल आपने ये गलत किया था। अब काउंट करो, 2 2 4 6 10 हो गए, 2 12 और 6 18 और 20। ये लो। अब इसका KLMN लिखोगे तो कैसे लिखोगे? सुनना ध्यान से। 1s किसके बराबर होता है? K के बराबर। 2s 2p किसके बराबर होता है? L के बराबर। 3s 3p किसके बराबर होता है? आप बताओगे M के बराबर। 4 चौथे में चला गया, चौथा क्या है? N। तो आप बताओ जरा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2। इसमें कितने? 8। इसमें भी कितने? 8। इसमें कितने? 2। तो ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, है ना? ठीक है। हाँ प्रिंस ने सही लिखा है, राहुल ने गलत लिखा था। राहुल अभी भी आप गलत लिख रहे हो। वेदिका ने सही लिखा है। कैल्शियम का लिख लोगे, कोई इश्यू नहीं है। चलो अब थोड़ा सा मैं आपको नेक्स्ट देती हूं। Fe26। Fe इज द सिंबल ऑफ फेरस। फेरस का मतलब क्या होता है? आयरन। चलो आयरन आता है 26 नंबर पे। मुझे आयरन का लिख के दिखा दो फटाक से, जल्दबाजी मत करना, आयरन में टाइम लेना, क्योंकि जल्दबाजी में गलत कर दोगे। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है आयरन में। KLMN में टाइम लगेगा। 30 तक लिखने हैं बेटा, 30 तक, 30 तक लिखने हैं बेटा। क्वेश्चंस नहीं है संकेत मेरे पास। आपको अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है तो आप बायोलॉजी वॉल्यूम 1 ले लो, आप DNA ऑफ साइंस बुक ले लो मेरी। मेरे पास क्वेश्चंस अलग से नहीं है। गजाला क्या कह रहे हो? भी जी क्या कह रहे हो? आपका मुझे समझ में नहीं आया। हाँ जी लिख दिया। आयरन का 26। फेरस क्यों बोलते हैं आयरन को? आयरन को लैटिन भाषा में फेरस कहते हैं बच्चा। और ये सिंबल आयरन का Fe लैटिन भाषा से ही आया है। पढ़ा तो चुकी हूँ ये चीज, आपको नहीं पढ़ाई क्या? मैंने पढ़ाया है। हाँ किसने सही लिखा? मनोज ने। मनोज मैं नहीं कह सकती कि आपने सही लिखा है। 3D 3L में ही जाएगा, यही तो मेरा। अच्छा आशुतोष बहुत चालाक हो। चलो सुन लो, इसका अगला आपसे लिखवाऊंगी कैसे लिखा जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब क्या आएगा? 4s2। अब 3D।
अब काउंटिंग करो कितने हो गए, 2 2 4 6 10, 2 12, 12 और 6 18 और 2 20 और 26 भरने हैं। डी में आ कितने सकते हैं, 10, भरोगे कितने, 6। अब इसका केएलएमएन कैसे लिखोगे, जो आशुतोष पूछ रहे हैं वही सुन लो। 1s इज इक्वल टू के, 2s 2p इज इक्वल टू एल, 3s 3p 3d इज इक्वल टू, भाई है तो तीसरे नंबर का ही सब ऑर्बिट ना, चाहे इसका एनर्जी लेवल थोड़ा ज्यादा हो गया रहेगा तो 3 नंबर वाला ही ना, और 3 नंबर क्या है, एन, 3 नंबर क्या है, एन, तो ये एन में जाएगा, इसको ये एम में जाएगा, एन में मत कर देना। 3 नंबर पे क्या आता है, के एल एम आता ना, तो है तो 3, आगे 3 लिखा है ना बेटा, तो तीसरे में ही जाएगा ये, तो ये 3s 3p 3d ये m होगा, और n में सिर्फ कितने होंगे, 2। आप इलेक्ट्रॉन लिख दो इसके, कैसा लिखा जाएगा, इसमें कितने हैं, k में कितने हैं, 2, l में 8, m में काउंट करो, 6 दूनी 12 और 2 14, n में कितने, 2, ऐसे लिखा जाएगा। अब कुछ बच्चों ने क्या करा, जैसे प्रशांत जी ने किया है ना, प्रशांत जी ने क्या किया, इसको एक जोड़ लिया और इसको एक जोड़ लिया, तो प्रशांत जी का क्या बन गया, 2 बन गया, यहाँ का 8 बन गया, और यहाँ का प्रशांत जी का बन गया 2 6 8 और 2 10, और ये बना दिया प्रशांत जी ने, इसलिए गलत हो गया आपका। एक बात मैं फिर से बता दूं आपको, है तो 3 नंबर का सब ऑर्बिट ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन तो m में जुड़ेंगे ना, भले ही आपने इसका एनर्जी लेवल थोड़ा ज्यादा था तो आपने बाद में रख दिया है ना, तो ये 4 नंबर का है, 4 नंबर वाली कौन सी होती है, n होती है, 3 नंबर वाली कौन सी होती है, यही तो लिखा अपने पीछे, देखो ना, ये देखो, ये रहा, ये देखो 4s 4p 4d 4f, ये n में आएगा, ये 4 नंबर की है, ये 3 नंबर की है ना डी, चाहे आपने बाद में लिख दिया इसको यहां से यहां, लेकिन बच्चा जब इसके इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे तो वो m में ही काउंट होंगे। समझ में आ गई होगी मेरी बात। तो इसका केएलएमएन कैसे बना, जरा बता दो, आयरन का 2 8 14 2, ऐसे। चलो एक जिंक का और लिख लेते हैं लास्ट, जिंक जिसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, फटाक से लिख के दिखा दो। गौरव कोई बात नहीं बेटा, बाद में पढ़ लो, लाइव क्लास नहीं ले पाते हो, कोई बात नहीं। चलो मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूं, 30 तक के आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। आज सभी बच्चों का काम ही यही है कि आप एक पेन कॉपी लेके आज की और इससे पहली क्लास पहले देखेंगे, कहीं डाउट है तो, डाउट नहीं है, समझ में आ गया तो आज पेन कॉपी लेके 30 तक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है, और एग्जाम छोड़ो जो अगला चैप्टर है ना पीरियोडिक टेबल, वो नहीं समझ में आएगा। एक आता है बच्चा वैलेंसी, तो अगर ये लिखना नहीं आएगा तो आप वैलेंसी नहीं निकाल पाओगे, रट्टा कितने का रट्टा लगा लोगे। चलो लिखो, जिंक का लिखो, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, यानी कि 30 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 30 इलेक्ट्रॉन है। चलो लिख दिया भाई, देखो प्रिंस ने लिख दिया है, मनोज ने लिख दिया है। अभी तो मनोज आपको समझ में नहीं आ रहा था, अभी तो आप कहते मुझे समझ में ही नहीं आया, अब आपको समझ में ही आ गया। मनोज ने बिल्कुल सही लिखा है, प्रिंस ने बिल्कुल सही लिखा है। चलो मैं लिख के दिखा दूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 अब 4s2 एंड 3d। अब काउंटिंग कर लो जरा, ठीक है, 2 2 4 6 8 10 हो गए, तो 12 18 हो गए, 18 और 2 बस, 18 और 2 20, ठीक है। डी में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, 20 हो गए, 30 भरने हैं तो 10 ही हो जाएगा ना। अब केएलएमएन कैसे काउंट करोगे, 1s इज इक्वल टू के, ये एल और ये एम, ये एम होगा इसका, 6 2 8 और 10 18, तो एम में 18 होंगे, और एन इसका ये है 4s। कितने इलेक्ट्रॉन, 2, कितने 2, और 2 नहीं 8, 2 और 6 8, ठीक है। और काउंट करो, 6 2 8 और 10 18, और एन में 2, ये इसका केएलएमएन। ये सबने सही लिखा, एमडी ने भी सही लिखा,
शुभम ने भी सही लिखा, नीलेश ने भी सही लिखा, बादल ने भी सही लिखा, प्रिंस, भूमिका, रूपा बिल्कुल सही, गजाला, सी, शाह, ये कैसे नाम है आप लोगों के, सी शाह दोनों एक लाइन से कमेंट करो, सबने सही लिखा है। तो क्या ये मान लूं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया? क्या मैं ये मान लूं? और इसी के साथ आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर भी फिनिश। 5 क्लास लगी इसको पढ़ाने में, लेकिन बच्चा आपको शायद सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आप किसी का भी रैंडमली लिख के देख सकते हो, कोई डाउट हो तो मैं बैठी हूं यहाँ पे। हाँ 30 तक, बाकी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 30 से ज्यादा तो आईआईटी वालों जो नीट को उनकी तैयारी करते हैं ना, उनको आना चाहिए लिखना, आपके एग्जाम में नहीं आता। अब देखो बच्चा, आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए भी ऐसे क्वेश्चन डाल देता है। जैसे कैसे क्वेश्चन? मैंने बोला आपको, क्या बोला मैंने आपको कि अच्छा वो चीज अभी छोड़ो, हम पीरियड टेबल में पढ़ाएंगे, आपको भी नहीं समझ में आएगा, तो छोड़ो वो चीज, हम पीरियड टेबल में पढ़ाएंगे, ठीक है? क्लियर? हाँ नितेश आपका भी सही था, ठीक है। 30 तक आज आपका काम क्या, आज आपका होमवर्क क्या है कि एटॉमिक नंबर 30 तक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है, ये आपको 30 तक के एलिमेंट्स का लिखना आना चाहिए। जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगी तो मैं आपको पढ़ाऊंगी कि भैया कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और मैंने यहाँ पे इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि आगे आएगा वैलेंसी, तो तब आप वैलेंसी के टाइम पे मैं ये थोड़ी ना लिखना पूरा पढ़ाऊंगी कैसे लिखाते हैं, मैं बस यही बताऊंगी कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, क्यों होती है तो मैं पढ़ाऊंगी 2, 8, 10, और एम में कितने थे 3, और होने चाहिए आउटर शेल में 8, कितने कम है 5, तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो एल्यूमिनियम पे 3 प्लस चार्ज लग जाता है, ऐसे ऐसे लिखा जाता है। तो वहां पे मैं एक्सप्लेन करने नहीं बैठूंगी कि 2, 8, 3 कैसे आया, ये उम्मीद मैं आपसे करती हूँ, है ना? समझ रहे हो? शुभम समझ में आ जाएगा क्वेश्चंस कैसे आएंगे, रुक जाओ बेटा शुभम रुक जाओ, बताया ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना? वहां पे मैं ये, मेरे से ये उम्मीद मत करना कि मैम ये 2, 8, 3 क्या है, कहां से आया 3, तब मैं नहीं बताऊंगी, है ना? जैसे मैंने बोला कि नियोन इज ए नोबल गैस, नोबल गैस वो होती है जिसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, वो स्टेबल होती है। तो नियोन का कैसे लिखा था आपने, 2 और 8, तो आउटर सेल में 8 है, तो ये नियोन क्या बन गई, नोबल गैस बन गई। इसलिए मैंने यहाँ पे पहले 5 क्लास खर्च करी है इस चैप्टर के लिए, ठीक है? तो आज का काम आपका ये है कि जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, 30 के एटॉमिक नंबर तक आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे, और हम अब पीरियोडिक टेबल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ अब पूरा वीक 2 अनाउंसमेंट है, बहुत ध्यान से सुन लो, 2 अनाउंसमेंट है, बहुत ध्यान से सुन लो, फिर से कह रही हूं। पहला अनाउंसमेंट, क्या इस पूरा वीक हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगी पीटी, पीरियोडिक टेबल। अब इसको अगर बीच में गैप कर दिया ना, फिर ये मेरे को रिवाइज करना पड़ेगा, आपके भी दिमाग के ऊपर से चला जाएगा, है ना? इसलिए इस वो एक्सेप्शन सब पढ़ाएंगे, अभी आने दो पीरियड। मिथिलेश बेटा जब पीटी पढ़ाएंगे ना, वहां पे कॉपर वगैरह आपको लिखवाएंगे एक्सेप्शंस, रुक जाओ ना, रुक जाओ बेटा, ठीक है? तो पूरा वीक हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, बायो नहीं, इससे अगले वीक फिर बायो वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है? और बायो हो सकता है तो मैराथन क्लास लेंगे बायो की, एक चैप्टर कराएंगे पूरा आपको डिजीज वाला एक साथ। मैंने सोचा है कि सैटरडे संडे में 3-4 घंटे की क्लास लूंगी, जिसमें अपन एक चैप्टर डिजीज वाला एक बारी में कर लेंगे। बीमारियां पढ़ना, बार बार पढ़ना बहुत टफ हो जाता है, एक साथ पढ़ना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है? एक तो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, दूसरा कल के लिए, कल शाम को मुझे ना फिर से वही अपना कुछ एक काम है, बड़ा अर्जेंट है, जाना पड़ेगा, तो कल मैं क्लास ऑफ नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं करूंगी। कल आपकी क्लास में 2 से 3 में रखूंगी बस, ये कल के 2 से 3 में, दोपहर में 2, रात के 2 बजे नहीं, ठीक है? तो कल हम नई क्लास से पीरियोडिक टेबल चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी बचा ही कितना है टाइम, ठीक है? मनोज अभी गले की हालत देख रहे हो, 2 क्लास लेने लायक लग रही है आपको? जैसे आपकी क्लास से पहले गार्गल्स करके आई थी, गरारे करके आई थी, क्लास ले रही हूँ। तबियत मैं तो बहुत सोचती हूँ 2 क्लास कर दूं, लेकिन भगवान भी तो साथ नहीं दे रहा अभी,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस पूरा वीक हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। बायो में मत जाना, सिर्फ केमिस्ट्री में क्लास लगेगी। बायो का मैं एक दिन मैराथन क्लास लूंगी शनिवार इतवार में 2-3 घंटे का। उसमें हम, अच्छा पहले आपका वो जॉइंट्स भी तो बचा ना एक क्लास का, तो एक क्लास जॉइंट्स और एक क्लास अपन मैराथन में डिजीज करेंगे। पहले डिजीज चैप्टर बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा चैप्टर है, उसको मैं सोच रही हूँ एक क्लास में खत्म करवा दूं। और कल आप 2 से 3 में आएंगे, कल के लिए 2 से 3 में, क्योंकि मुझे 5 बजे कहीं जाना है और मैं नहीं चाहती आपकी क्लास ऑफ हो, और मैं बिल्कुल क्लास ऑफ नहीं करने वाली इस पूरा वीक आपकी। ओके बच्चा, कल आ जाना, पेन कॉपी के बिना मत बैठना अगली 7 क्लास में, क्योंकि हम पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे। पीपीटी तो मैं आज ही लगा के लाई थी कि आज ही स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तो 10 मिनट बचे, क्या कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कल से अपना पीटी चैप्टर स्टार्ट होगा। चलो भाई, सभी को फिर से एक बार जय श्री राम। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, कल 2 से 3 में मिलेंगे। ओके बच्चा, थैंक यू सो मच। और बहुत ठंडा यार, ध्यान रखना मेरे जैसे उलझ मत जाना, मेरे तो गला इतना बैठ गया है ना। ठीक है, हाँ ठीक होते ही जिस दिन आपको लगेगा ना मेरी आवाज ठीक होगी, मैम का जुकाम ठीक हो गया, उस दिन से आप कहोगे मैं 2 क्लास स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है बच्चा, एएलपी की वैकेंसी बढ़ेंगी। शुभम, शुभम में एएलपी की वैकेंसी 2-3 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा, वैकेंसी बढ़ेगी। एएलपी की वैकेंसी बढ़ेंगी, ग्रुप डी की वैकेंसी भी अनाउंस होने वाली है, पेशेंस रखो थोड़ा सा।